दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है उन्ना प्रथम। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के एक बड़े महत्वपूर्ण हिस्से का बात करने जा रहे हैं, जो कि है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, ये वो अधिकार हैं जो हर नागरिक को सम्मान और गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देते हैं। क्लियर? तो आज 25 प्रश्न होंगे रेंडमली। तो आज आप अपने अपने नॉलेज को चेक कीजिए कि फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? और चाहे वो स्टेट के एग्जाम्स हैं, चाहे वो सेंटर के एग्जाम हैं, दोनों में ही ये पूछा जाता है। लेकिन इससे पहले कि मैं क्विज स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स की अगर हम हिस्ट्री यानी इतिहास में जाएं, तो हम यहां पे देखते हैं कि किंग जॉन, जो कि इंग्लैंड का एक राजा था, जो कि अपने पड़ोसी राज्यों से लड़ाई करता रहता था, पड़ोसी देशों से लड़ाई करता था। तो अल्टीमेटली लड़ाई में हथियार और सैनिकों की जरूरत होगी और उसमें खूब पैसा खर्च होता था। तो जितने भी मंत्री थे, जितने भी किंग जॉन के मंत्री थे, वो उनसे पैसा लेता था। तो अगर कोई देने से इनकार करता था तो उसको जेल में डाल दिया जाता था और उसको भूखे रहकर यानी मौत तक उसको सफर तय करना होता था। तो अल्टीमेटली लोगों पर भी बर्डन पड़ता था। तो इंग्लैंड के जितने भी एरियाज थे और जितने भी मंत्री थे जो जो उन एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि किंग जॉन से, जो राजा है किंग जॉन, उससे फेस टू फेस बात की जाए और रिटर्न में बात की जाए। तो उन्होंने किंग जॉन को घेर लिया और अपनी शर्तें उनके सामने रखी। तो किंग जॉन जो है वो इस चीज के लिए तैयार हो गया और पहली बार जो उस टाइम लोग थे, उन्होंने अपनी शर्तें जो है वो रिटर्न में रखी। ठीक है, वो उनके अधिकार। तो पहली बार बात जो होती है वो अधिकारों की बात इंग्लैंड में हुई। और 19 जून 1215, डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है। 19 जून 1215 को एक चार्टर उस पे हस्ताक्षर किए गए। ये दुनिया का पहला रिटर्न फंडामेंटल राइट्स का चार्टर था, जिसे मैग्ना कार्टा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर? फिर उसके बाद 1776 में अमेरिका की घोषणा, जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई, फिर उसके बाद जो संघर्ष चलता रहा, तो 1788 में 1788 जब अमेरिका का संविधान बन के तैयार हो गया था, तो उसमें यह देखा गया कि वहां पे कहीं पे भी लोगों के राइट्स की बात नहीं हो रही है, अधिकारों की बात नहीं हो रही है। तो यहां पे 1790 में, अगेन ईयर याद रखें, 1790 में बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया, जहां पे अमेरिका के लोगों को एब्सोल्यूट राइट्स की बात कही गई। ये भी याद रखना है कि इंडिया में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। भारत में जो मौलिक अधिकार है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ हैं। क्लियर? तो ये एक छोटा सा इंट्रो था, तो इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्विज की। और कॉपी पेन उठाकर आप तैयार हो जाइए और चेक कीजिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए। और अंत में उसको मैसेज बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपके अब कितने कितने क्वेश्चंस ठीक हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न हमारे सामने आएगा ये है, जस्ट होल्ड ऑन।
पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो चलिए देखते हैं। यह भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख किया गया है। ठीक है। वहीं अगर हम अनुच्छेद देखें तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का एक डिटेल्ड आपको उल्लेख मिलेगा। और फंडामेंटल राइट्स को, इसी भाग को, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। मैग्ना कार्टा मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। डन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आई होप ये आपका सभी का ठीक होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसका उल्लेख किया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए, जिसे जब हमारा संविधान बन रहा था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से यह प्रेरणा ली। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप यहां तक आपका ठीक हो रहा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन आपके सामने है, 8, 5, 6, 7। तो दोस्तों ये हैं 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन बाद में संपत्ति के आधार, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा लिया गया था। क्लियर? मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक अगला क्वेश्चन भी आएगा, तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैं तब दूंगा। तो वर्तमान में आप इतना ही समझिए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन शुरुआत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस वक्त 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें संपत्ति के अधिकार को डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, कर्टेल कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो दोस्तों ये है 44वां संशोधन अधिनियम, 44th अमेंडमेंट। ठीक, जैसा मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया कि शुरुआत में हमारे संविधान में नागरिकों को 7 फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक केस हुआ था, नाम अभी नहीं बताऊंगा, आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। तो 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A, ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 300A के द्वारा एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। क्लियर? इसका मतलब जो संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में वो संवैधानिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है। आई होप यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों राइट आंसर इज ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 भारतीय नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रकट कर सकते हैं भाषण के द्वारा, लेकिन ये जो फंडामेंटल राइट है ये विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा छठा प्रश्न है, अनुच्छेद 14 क्या सुनिश्चित करता है?
तो दोस्तों आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज डी, कानून के समक्ष समानता। दोस्तों ये अनुच्छेद बताता है कि कानून की नजर में हर व्यक्ति बराबर है और राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा। और अगर हम आर्टिकल 14 की बात कर रहे हैं तो आर्टिकल 14 जो है वो दो चीजों से, दो देशों के साथ उसका कंसर्न है। पहला ब्रिटेन से लिया गया है जो ये सुनिश्चित करता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा। क्लियर? एक अगर हम इसको इंटरप्रेट करें तो एक जो इंटरप्रिटेशन ये आती है कि आर्टिकल 14 जहां पे स्टेट, जिसको हम आर्टिकल 16A में भी लेते हैं, ठीक है, जहां पे राज्य जो है वो भेदभाव, किसी पर्टिकुलर वर्क के साथ भेदभाव कर सकता है और वो उसको लेजिटिमेट बनाता है, लीगल बनाता है, जैसे आरक्षण। ठीक है, तो इसकी एक्सेप्शन है कि राज्य जो है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं और राज्य सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाएगा। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन आती है कि जितनी भी रिजर्वेशंस हैं एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, वो तो डिफरेंट हो जाएंगी। क्लियर? और ये जो रिजर्वेशन वाला है, विशेष वर्ग के लिए भेदभाव जो हो जाता है, ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप यहां तक सारी चीज क्लियर होगी। 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है? आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। क्रॉस चेक करते हैं राइट आंसर की ओर। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 17 ने अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप में इसका अभ्यास करता है तो यह एक दंडनीय अपराध है। क्लियर? तो यह एक दंडनीय अपराध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार में निहित है? तो दोस्तों फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच। प्रेस जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच को ही व्यक्त करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9th क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 से जो शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाता है को किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन आपके सामने है, 2010, 2002, 1978, 1976। दोस्तों राइट आंसर इज 2002। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही, जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने आपको बताया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्लियर? एब्सोल्यूट नहीं है और हमारी संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, जो मौलिक अधिकार है, उसको खत्म कर सकता है या वो फंडामेंटल राइट्स बढ़ा भी सकता है। क्लियर? तो 2002 में अनुच्छेद 21A को लाया गया जहां पे शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया था। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को
प्रतिपादित किया था? प्रतिपादित यानी डिफाइन किया था। ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपने सभी ने सही आंसर को मार्क कर लिया होगा, क्रॉस चेक करते हैं। तो दोस्तों ये है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। दोस्तों ये एक बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट की, जहां पे केशवानंद भारती, क्योंकि केशवानंद भारती जो है उनकी जमीन जो है वो केरला गवर्नमेंट जो है वो एक रोड बनाना चाह रही थी, तो उसके रास्ते में आ रही थी, तो गवर्नमेंट जो है उसको एक्वायर करना चाहती थी। लेकिन आर्टिकल 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार, वो एक फंडामेंटल राइट था। तो इसको लेकर केशवानंद भारती जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और उनका केस जो है वो, एक वकील थे पालकी वाला, उन्होंने इस केस को लड़ा। तो दोस्तों केस काफी लंबा चला। 1973 में इसका फैसला आया। 13 जजों की एक बेंच बैठी थी, जिन्होंने फैसला जो है वो सरकार के पक्ष में दिया। लेकिन इसी जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया, एक बड़ा लैंडमार्क है ये, कि सरकार अगर चाहे तो वो किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो हमारा जो संविधान है उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। कुछ चीजें हैं जो आर्टिकल 368 के अनुसार चेंज नहीं की जा सकती, जिसमें सबसे पहले है संविधान की सर्वोच्चता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए, भारत के लिए संविधान जो है वो सर्वोच्च है। इसके बाद विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में शक्ति का बंटवारा, कोई किसी के उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा। तीसरा, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। चौथा, राष्ट्र की एकता व अखंडता। पांचवा, संसदीय प्रणाली। छठा, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। सातवां, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन। आठवां, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच। नवां, जो राज्य है यानी देश जो है वो एक कल्याणकारी राज्य, यानी वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करेगा, वो लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। और फेडरल स्ट्रक्चर और एक लोकतांत्रिक सरकार। तो ये फंडामेंटल जो थे, ये इसको बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में हम जानते हैं। तो इस मामले में जितने भी लॉ को जानते हैं वो सब कहते हैं कि केशवानंद भारती जो है वो बेशक केस हार गए थे, लेकिन उन्होंने संविधान बचा लिया। क्लियर? वहीं अगर आप बी ऑप्शन की ओर देखें, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, तो दोस्तों ये जो ए.के. गोपालन है, ए.के. गोपालन जो है वो एक कम्युनिस्ट थे, जिनको 1950 में प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले लिया गया था। तो वो कोर्ट में चले गए, और यहां कोर्ट ने एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन दिया, जो कि डील करता है स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट से। और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी। तो ये भी एक बड़ी लैंडमार्क केस था। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस की जो लैंडमार्क है। गोलकनाथ केस में, जो कि पंजाब में जमीन के लिए हुआ था, ठीक है, यहां पे कोर्ट ने यह कह दिया था कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कर्टेल्ड। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। तो ये एक लैंडमार्क डिसीजन था, जो कि बाद में चेंज हुआ। क्लियर?
इसके बाद मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यहां जो केस है ये भी एक लैंडमार्क डिसीजन था, जहां पे पर्सनल लिबर्टी को प्रायोरिटी दी गई थी। क्लियर? तो आई होप, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं केस स्टडीज अलग अलग केसेस से पूछी जा सकती हैं, तो सारे के सारे केसेस जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 20 और 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान भी निलंबित होने से बचाता है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 359, आर्टिकल 359। दोस्तों आर्टिकल 359, जब राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाएंगे, तो आर्टिकल 359 जो है वो ये कहता है कि किसी भी हालत में अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी आपके जीने के अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे ही राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल लगाते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ये तीन जो आर्टिकल्स हैं ये राष्ट्रपति को अधिकार देते हैं कि वो नेशनल इमरजेंसी लगा दें। तो जैसे ही कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो सबसे पहले आर्टिकल 19 बोलने के अधिकार पे प्रतिबंध लग जाता है। क्लियर? लेकिन ये जो आर्टिकल 359 है ये बचाता है आपके जीने के अधिकार को, जीवन के अधिकार को, यानी आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। डन? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है? प्रश्न ध्यान से पढ़िए। यहां पे बात हो रही है सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो दोस्तों राइट आंसर है आर्टिकल 32, यानी अनुच्छेद 32। क्लियर? यहां अगर हम बात करें आर्टिकल 226 की, तो दोस्तों आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 इन दोनों का प्रयोग करके आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो। ठीक है? अनुच्छेद 226 द्वारा आप डायरेक्टली हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहां सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के पास ये पावर होती है कि वो 5 तरह की रिट्स इशू कर सकता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिट का अर्थ हम आदेश देते हैं, यानी वी कमांड? आई होप यहां पे आपने अपना अपना आंसर टिक कर लिया होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर। दोस्तों यह है मैंडामस, यानी परमादेश। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यदि मैंडामस इशू करता है तो ये किसके विरुद्ध करता है? दोस्तों हम आदेश देते हैं किसी सार्वजनिक प्राधिकरण, यानी कोई भी अगर इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसको अपने कर्तव्य का पालन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दे सकता है। ठीक है? टोटल 5 तरह की रिट्स होती है, उनमें एक है परमादेश यानी मैंडामस। डन? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत मानव तस्करी और बलात् श्रम यानी फोर्स्ड लेबर पर रोक लगाई गई है? आई होप आपने आंसर अपना मार्क कर लिया होगा। चलिए क्रॉस चेक करिए। यह है आर्टिकल 23, यानी अनुच्छेद 23। दोस्तों पहले जमाने में फोर्स्ड लेबर हुआ करती थी, आजादी से पहले जो लोग हैं वो लोगों से काम करवाते थे जबरदस्ती और उनको कुछ दिया भी नहीं जाता था।
तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे जो निर्माता थे संविधान के, उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा और यहाँ पे अनुच्छेद 23 की व्यवस्था की, जिसके कारण फोर्स्ड लेबर नहीं लगाई जा सकती। ठीक है, तो इस पे रोक लगा दी गई। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों और खानों में काम करने से रोकता है? ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपने अभी तक अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। चेक कीजिए, क्रॉस चेक कीजिए। यह है अनुच्छेद 24। दोस्तों, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी ऐसा काम जिसमें खतरा है वो उन खानों में या कारखानों में या किसी भी दुकान में काम करने की इजाजत नहीं देता। फिर बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? चलिए क्रॉस चेक कीजिए। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। दोस्तों, भारत, जैसा हमने बोला कि देश का कोई भी पर्टिकुलर धर्म नहीं है। हमारे संविधान में किसी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नहीं लिखा गया है। यहाँ पे लोगों को अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंगली पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर? तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल्स दिए गए हैं। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? माइनॉरिटीज की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में हिंदुओं के अलावा सारे माइनॉरिटीज में आते हैं। तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29 में इसके बारे में व्याख्या दी गई है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? दोस्तों, इंडिया में जितनी भी माइनॉरिटीज हैं वो अपने अपने धर्म के अनुसार वो शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और इसकी इजाजत अनुच्छेद 30 देता है। ठीक है, अनुच्छेद 30 ये अल्पसंख्यकों को उनकी पहचान बनाए रखने के का अधिकार देते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता का उल्लेख है? दोस्तों, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, पहले भी आ चुका है तो ये रेपिटेशन है। तो ये है अनुच्छेद 14। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कानून के अनुसार सभी बराबर हैं, कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और राज्य जो है वो सभी लोगों के लिए समान रूप से कानून बनाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया गया है? तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आजादी से पहले अंग्रेज जो हैं वो नाइटहुड की उपाधि देते थे, अलग अलग उपाधियों का जो है वो इंडियंस को दिया करते थे या अपने लोगों को दिया करते थे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 18 के द्वारा इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद आर्टिकल 18 यानी अनुच्छेद 18 ये कहता है कि शैक्षणिक योग्यता, अगर आप डॉक्टर हैं, आपने पढ़ाई की है और उसके बाद अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को प्राप्त करते हैं तो उस उपाधि का प्रयोग आप कर सकते हैं। यानी अगर डॉक्टर हैं तो वो पढ़ाई के दम पे है, इंजीनियर है वो पढ़ाई के दम पे है। शैक्षणिक उपाधियों के अलावा सेना के जो रैंक्स है वो इस आर्टिकल के अंडर कवर नहीं होते। यदि कोई भी देश किसी इंडियन को
कोई भी उपाधि देता है तो उस उपाधि को ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की इजाजत लेनी पड़ती है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? ऑप्शन आपके सामने है। आई होप आपका आंसर टिक कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उसके विरुद्ध आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और यहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास रिट्स इशू करने का अधिकार प्राप्त। क्लियर है? तो डॉक्टर अंबेडकर को ये जो विजन था डॉक्टर अंबेडकर का कि आगे चलकर कोई भी अगर ऐसी सरकार आ जाए जिसे फुल मेजॉरिटी मिल जाए तो वो उसका गलत प्रयोग कर सकती है, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान में शामिल किया, जहां पे आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है, प्रेस की सेंसरशिप को किस अनुच्छेद का उल्लंघन माना जाता है? प्रेस यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आई होप अभी तक आपने टिक कर लिया होगा। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 19 और 19 का भी सब सेक्शन ए। सॉरी, ठीक है। अनुच्छेद 19 ए ये जो है प्रेस की सेंसरशिप को इसका उल्लंघन माना जाता है। डन। यहां पे प्रेस जो है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश का चौथा पिलर माना जाता है, और अगर उसी को सेंसर कर दिया जाए तो मतलब उस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। ठीक? तो प्रेस को जो फ्रीडम दिलवाता है वो दिलवाता है अनुच्छेद 19 ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड डबल जेओपार्डी पर रोक लगाई गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। ये आपकी ऑप्शन है। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। चलिए देखते हैं। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 20। दोस्तों अनुच्छेद 20 का सब सेक्शन 2 जो है वो दोहरे दंड पर रोक लगाता है, यानी किसी भी व्यक्ति पर एक ही केस के लिए, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और दंडित नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 20 और उसका भी सब सेक्शन 2। तो चलिए यहां से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न है, मौलिक अधिकार हैं पूर्ण और अप्रतिबंधित, केवल सरकार के खिलाफ उपलब्ध, न्यायोचित यानी जस्टिशिएबल, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। तो दोस्तों ये है जस्टिशिएबल, न्यायोचित। जैसा मैंने आपको बताया, यदि आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो उसके विरुद्ध आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर? तो आपको न्याय मिल जाएगा। आखिरी प्रश्न है, इस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है? तो दोस्तों ये है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 आपको व्यक्ति जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल इसमें है।
जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि जब भी कोई भी आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति कोई भी आपातकाल लगाते हैं, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इनको समाप्त नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 आपको जीने का अधिकार देता है, ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो दोस्तों यहां पे हमारा जो पार्ट 1 है फंडामेंटल राइट्स का, वो समाप्त होता है। अगर आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि अगर आपका कोई सजेशन है तो उसको जरूर मैसेज बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो आई होप 25 प्रश्न जो हमने आज किए, आई होप 25 के 25 आपके ठीक हो, ये मेरी एक कामना है। फिर भी जितने भी प्रश्न आपके ठीक हुए हों, तो आपको पूरी ईमानदारी के साथ उसे मैसेज बॉक्स में टाइप करना है। और अगर किसी भी पॉइंट पे आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो आप उसको भी मेंशन जरूर कीजिए, क्लियर। और यदि आपको ऑफलाइन क्लासेस लगानी है, तो मोबाइल नंबर मेरा आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर हम लोग टैली और डीसीए के अलावा गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑफलाइन कोचिंग भी देते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। नए वीडियो के साथ हम बड़ी जल्दी मिलेंगे पार्ट 2 के साथ। तो अगर आपको नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।